नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सोमवार का दिन और रात के 10 बजे का वक्त जो होता है गुजरात के अहमदाबाद शहर का। अहमदाबाद यानी गुजरात की आर्थिक राजधानी, और आर्थिक राजधानी और गुजरात का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद अहमदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं। अहमदाबाद का विकास वैसे काफी हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों को बहुत पोश और बहुत आलीशान बना दिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। कई तरह की समस्याएं अभी भी अहमदाबाद के कई इलाकों में लोगों को परेशान करती है, और उन्हीं को हम रोज सोमवार को हर सप्ताह के पहले दिन सोमवार को हम वीएनएम प्लेटफॉर्म देते हैं, वीएनएम का मंच देते हैं, ताकि अहमदाबाद की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। आज अहमदाबाद की समस्याओं को लेकर अहमदाबाद के ही नागरिक मेरे साथ जुड़े हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं का सामना अहमदाबाद में कौन से इलाके के लोग कर रहे हैं। मेरे साथ संदीप पटेल जुड़े हैं अहमदाबाद से। संदीप भाई, चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू। और हसमुख पटेल जुड़े हैं। हसमुख जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। चलिए, संदीप जी से शुरुआत करेंगे। संदीप जी, कौन से इलाके की समस्याओं को आज आप हमारे सामने बयान कर रहे हैं अहमदाबाद के, कि किस तरह की परेशानी से अहमदाबाद के लोग जूझ रहे हैं? संदीप जी। अहमदाबाद में अभी देखिए, मेरा रेसिडेंस निकोल में आता है। मेरी 2 अलग अलग जगह पे शॉप है। तो मेन समस्या तो यहाँ पे रोड की है। और आप आए दिन न्यूज, अलग अलग न्यूज चैनल में देखते होंगे कि हर जगह गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, बुटलेगर जो खुलेआम फिर रहे हैं, वो सबसे मेन समस्या है अभी तो गुजरात सरकार ने असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज तो उठाई है और एक्शन भी शुरू किया है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ये सारी समस्याएं है ही। हसमुख भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हसमुख भाई, अहमदाबाद के कौन से इलाके से जुड़े हैं और किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? मैडम, मैं घाटलोडिया अहमदाबाद से जुड़ा हूँ। ये एरिया मुख्यमंत्री का है, गृह मंत्री का है, डिप्टी मेयर का है, लेकिन यहाँ प्रजा की सुविधा के लिए जीरो है। कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ये गर्मियों में बच्चों को सीखने के लिए कोई स्नानागार नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, खाली नाम का है। शुरुआत 1 किलोमीटर का रोड बना के गौरव पथ नाम देके किया था, उसके बाद आज भी कुछ हुआ नहीं है। पानी की भी समस्या बहुत दिक्कत रहती है। जी बिल्कुल। तो घाटलोडिया और निकोल, ये 2 एरिया ऐसे हैं जो हमेशा ही अहमदाबाद में सुविधाओं का जब नाम आता है तो ये दोनों इलाके हमेशा ही यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उनकी वहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं। संदीप जी, आप बताइए, आपने जो समस्याएं बयान की कि हफ्तेबाजी चलती है, बुटलेगर जो हैं वो जगह जगह इस तरीके से अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं और लोगों को परेशानी होती है, और क्या क्या समस्याएं आपके इलाके में है जिससे आपको परेशानी उठानी पड़ रही है? व्यापारियों को कैसा रिस्पॉन्स है सरकार का? क्या व्यापारियों को सुविधा दे रही है सरकार? व्यापारियों को सुविधा में तो ऐसी बात है, नीले कलर की रिक्शाएं घुमाते हैं लोग। हर व्यापारी के वहां जाके वो हफ्ता वसूली करते हैं कि आपके यहाँ कागज पड़े हैं, ये पड़ा हुआ, लेकिन उसके बदले में कोई सुविधा नहीं दी जाती। जिसका वो प्रॉब्लम नहीं है उससे भी वो वसूल किया जाता है। तो दूसरा, आपने जैसे बताया कि गृह मंत्री ने वो कार्यवाही चालू की है। कार्यवाही के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, 2-4 गुंडों को पकड़ के अंदर कर दिया। बाकी आपको मैं बता दूं, 2 एड्रेस होते हैं बुटलेगर के। दिन को जब धंधा करते हैं तो उसका अड्डा जो होता है वहां पे, रात को पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के पीआई साहब के साथ ही काम करते हैं। ये सच्चाई है, सब जानते हैं, लेकिन बोलेगे कोई नहीं क्योंकि डर है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल बुटलेगर है उसका कोई वरघोड़ा निकलने वाला नहीं है। सिस्टम के हिसाब से नाने नाने टपोरी होते हैं जो छोटे छोटे, उसको पकड़ के वो लोग वरघोड़ा निकालते हैं। बाकी जहां से गृह मंत्रालय में हफ्ता जाता है उसको कुछ होने वाला नहीं है। ये वास्तविकता है। जी बिल्कुल, ये एक कड़वी सच्चाई है गुजरात की, और गुजरात सरकार भले ही वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही हो कि हमने 7,500 असामाजिक तत्वों को पकड़ा, उन पर कार्रवाई की, लेकिन सरकारी वे लोग सच्चाई चलाते हैं।
जी, बिल्कुल, सरकार ही जो है बुट लेकर चलाते हैं। पिछले दिनों कुछ दिनों पहले संदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से जब मैंने पूछा कि जगह-जगह शराब बिकती है, उसे रोकते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा आप एड्रेस दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब एड्रेस मैंने कहा कि हर पुलिस थाने में जाइए, वहाँ सभी बुट लेकर के एड्रेस मौजूद हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके एड्रेस मौजूद है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। तो वो अड़े रहे कि नहीं आप एड्रेस दीजिए। तो हर मुझे लग रहा है गुजरात का हर नागरिक जरूर जानता है कि शराब कहाँ बिकती है और कहाँ कौन हफ्ता लेता है, लेकिन गुजरात की जो सरकार है वो आंख बंद करके बैठी हुई है। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो वाहवाही लूटने की कोशिश कह रही है, आपने कहा कि जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो वरघोड़े निकाले जाते हैं, वो छोटे छोटे आरोपियों की निकाले जाते हैं, बड़े आरोपी ना तो पकड़ में आते हैं और ना ही उनका कोई जुलूस निकलता है। क्या कहेंगे इस सरकार पर? बड़े आरोपी देखो, सब लोग जानते हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं उसको भी पता है कि बड़े आरोपी कमलम में ही बैठे हैं, तो छोटे आरोपी तो पकड़ने की कोई बात ही नहीं आती। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटी न्यूज चैनल थी, उसमें आया था कि अहमदाबाद के निकोल के कॉरपोरेटर बलदेव पटेल ने जो प्लॉट होते हैं वो कोई एक एनजीओ वाला था, उसका सागरित उसको रेंट पे 15,000 में दिया हुआ था मंथली, और वो लोग आगे 1.5 लाख में एक एक जो जगह होती है वो रेंट पे देते हैं, और 15-17 लाख का कौभांड एक महीने का था, वो खाली इतनी जगहों से। दूसरी बातों की तो क्या बात ही करे, छोटी छोटी जगहों में भी ये लोग 15-15 लाख एक छोटा सा कॉर्पोरेटर निकाल लेता है, तो फिर धारा सभ्य की तो क्या बात ही रही। तो आप जिन जनप्रतिनिधियों को 5 साल बाद वोट देकर लेकर आते हैं, वो जनता की सुविधा के लिए नहीं, लेकिन खुद के घर भरने के लिए ज्यादा काम करते हैं, ये कह रहे हैं संदीप जी। और ये बिल्कुल बड़ी सच्चाई है, जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता कि जनप्रतिनिधि जो है वो बहुत, मैं सब जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन चंद जनप्रतिनिधि है जो जनता के बीच काम करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ पैसा कमाने में और पैसा बनाने में लगे हैं। अजमत भाई, क्या होगा, कैसे होगा? लोगों को क्या करना होगा? अपनी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचानी होगी? देखिए मैडम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव होता है पब्लिक की सेवा करना, लेकिन अभी क्या हो गया है कि पैसा बनाना है तो भाजपा में जाओ, प्रजा को लूटो, कुछ भी कोई भी काम आप कर लो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। प्रजा ये सब समझती है लेकिन डरी हुई है। दूसरी बात, इसको धर्म का एक इंजेक्शन दिया हुआ है कि हम कुछ भी करें लेकिन तुम हिंदू हो तो हमको ही वोट देना चाहिए, ऐसा समझाया हुआ है। वो नशा कब उतरेगा वो तो भगवान जानता है, बाकी प्रजा को सब मालूम है। वोट देने वाले लोगों में हम ही हैं। अगर इतने सारे वोट मिल रहे हैं तो उसमें हम सब शामिल हैं। हम सब मिलकर वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं कि चलिए हमें कुछ अच्छी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो अब नागरिकों को क्या करना होगा? देखो मैडम, मेरे सामने ही अभी लेटेस्ट में घाटलोडिया कॉर्पोरेशन का इलेक्शन गया, आपको मालूम होगा शायद। बिल्कुल जी। इसमें 15% जो लोकल पब्लिक है, जो ओरिजिनल वोटर है, उन्होंने 15% ही वोटिंग किया। वोटिंग हुआ 32%, तो बाकी का जो वोटिंग था वो सब बोगस ही था। ये लोगों ने एक बूथ में 300 आदमी बिठा रखे थे भाजपा वालों ने जी। तो फर्जी वोटिंग, जी, फर्जी वोटिंग से लेकर सब कुछ नागरिकों को पता है, लेकिन सरकार को क्यों नहीं पता चलता? और सरकार को पता कैसे चलेगा? ये तो सरकार खुद ही करवाती है। ऐसे आरोप अब आम नागरिक भी लगाने लगे हैं। झोली भर भर वोट लेने वाली सरकार अब कहीं ना कहीं जनता के बीच खुली पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले मैंने ऐसा देखा था कि लोग डरते थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, आज भी नहीं बोलते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी है। अब लोगों के सर से पानी ऊपर चला गया है, और इसलिए लोग अब बोलकर सरकार से अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। संदीप जी, लोगों की जो नाराजगी है, ये जो समस्याएं हैं, आखिरकार अहमदाबाद जितनी बड़े सिटी में इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों है? क्या कमी रह रही है? सरकार काम नहीं कर रही है या लोकल जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं? सरकार भी काम नहीं कर रही है और लोकल जनप्रतिनिधि भी उसके ही है। देखो, मैंने सुना हुआ है, और ये बात सही है कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चलाया जाना, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, मतलब लोकतंत्र। हर एक आम आदमी फ्री नहीं होता, सबके अपने अपने धंधे होते हैं, सब जॉब करते हैं, अभी महंगाई भी इतनी है, तो सब लोगों को काम में से छुटकारा नहीं मिलता, तो वो लोग तो रोड पे आके कुछ करने वाले ही नहीं। लेकिन मेन इश्यू ये है कि
निकोल विधानसभा आती है, तो उसमें से 10% लोगों को ये नहीं पता है, अभी ये सच्चाई है कि हमारा धारा सभ्य कौन है। 40% लोगों को ये पता नहीं कि हमारे चारों 4 कॉर्पोरेटर कौन है। और 4 अगर जिसको पता है कि हमारे पास 4 कॉर्पोरेटर है, तो वो लोगों को ये नहीं पता कि 4 कॉर्पोरेटरों को काम कौन सा करना है। एएमसी की जो एप्लीकेशन होती है, उसमें वो लोग अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है, वो फक्त और फक्त अपने पक्ष में जो अच्छा काम किया है वही दिखाते हैं। विरोध पक्ष जो बोलता है वो आवाज भी अब तक हमारे तक पहुंचती नहीं है। ये मेन इश्यू है। जी बिल्कुल, विपक्ष आवाज ज्यादातर उठा लोगों को पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेटरों का काम क्या है और कितने कॉर्पोरेटर आते हैं, कौन से कॉर्पोरेटर को क्या काम करना है। जी बिल्कुल, तो लोगों को वोट तो लोग दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वोट का हिसाब नहीं मांगते हैं। उनके जनप्रतिनिधि कौन है, उनके कॉर्पोरेटर कौन है, विधायक तो बहुत दूर की बात है, उनके कॉर्पोरेटर कौन है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। तो पता नहीं होगा तो आखिरकार शिकायत कैसे करेंगे, और शिकायत नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं बनी रहेगी। और क्या समस्याएं निकोल के लोगों को आ रही है संदीप भाई? वहां ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, वहां सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये सारी चीजें कैसी है वहां पर? हमारे यहाँ देखो, ठक्कर नगर से लेके निकोल का जो रोड है 2 साल से टूटा हुआ पड़ा है। चलो मान लीजिए बीच में जो खारीकट कैनाल का काम चल रहा है वो चालू है, उसका कोई इश्यू नहीं है कि काम चल रहा है और ट्रैफिक हो रहा है। उसके आगे रोड तोड़ते हैं बनाते हैं, तोड़ते हैं बनाते हैं, 1 साल में 2 बार तोड़ते हैं, 3 बार बनाते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है ना, ये भी हमारे ऊपर ही है। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड का कोई भी ठिकाना नहीं है। लेकिन पब्लिक को क्या, अभी इन लोगों ने वो हिंदूवाद की गांठ में बांध रखा है। अभी कल ही जैसे शहीद दिन था, बराबर, तो हमारे वहाँ निकोल में एक मार्च निकाला गया था। तो 2-3 दिन पहले ये बीजेपी के जो पेटा संगठन होते हैं वो लोग हमारी सोसाइटी में प्रचार करने आए। तो हमने उनसे पूछा, मतलब मैंने ही पूछा उनसे कि ये कौन सा संगठन है, तो उसने अपने तरीके से एक संगठन का नाम दे दिया। फिर मैंने उसको पूछा इसका हेतु क्या है, कि ये जो आप भगत सिंह के नाम पे जो मशाल यात्रा निकाल रहे हो, इसका पर्पस क्या होगा, इसको पब्लिक को फायदा क्या है। उसने मुझे फायदा ऐसा बताया कि आने वाली पीढ़ी को हमें ये बताना है कि हम अगर दूसरी सरकार आई तो मुस्लिम हमारा क्या हाल करेंगे, वो पीढ़ी को हमें जगाना है। मतलब इस तरीके से सबका माइंड डाइवर्ट किया जाता है। अब शहीद भगत सिंह सबको साथ लेके चले थे, आपको भी पता है कि क्रांतिकारियों में कई मुस्लिम चेहरे भी थे। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना, तो लोग ये बोलेंगे कि ये हिंदू विरोधी है। हम अभी स्थिति ये हो गई है कि आप भाजपा का विरोध करोगे तो लोग आपको हिंदू विरोधी बोलते हैं। ये अभी भारत में 2 तरह के हिंदू हैं। एक हिंदू जो मेरे जैसे, कि मुझे दाखिला दिया गया है सरकार के द्वारा, उसमें लिखा हुआ है ज्ञाति पटेल हिंदू। दूसरे ऐसे हिंदू है जिसको साबित करना पड़ रहा है कि हम बीजेपी में हैं इसीलिए हम हिंदू हैं। जी बिल्कुल। स्थिति अभी ये है। जी, ये बहुत बड़ी एक विडंबना अब लोगों के सामने हो गई है कि आप अगर धर्म के विरोध बोलते हैं तो आप धर्म विरोधी हैं। आप अगर देश के खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। ये एक डेफिनेशन लोगों के माथे मढ़ दी जा रही है, जबकि हमारा भारत देश जो है वो अलग-अलग धर्म और संस्कृति को पचाकर बैठा हुआ देश है। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मेरा मुस्लिम दोस्त नहीं है, मैं मुस्लिम से कभी दोस्ती नहीं करूंगा। हमारे आसपास लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ख्रिस्ती है, ईसाई है, सिख है, ये सारे हमारे अलग अलग धर्म के लोगों के साथ हम मिलकर रहते हैं। ये लोगों को धर्म में बांटने का जो एक षड्यंत्र, एक साजिश रची जा रही है देश में, इसे हम सबको जानने की बहुत जरूरी है। हसमुख भाई ने भी कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डराया जा रहा है। हसमुख भाई, लोगों को क्या करना होगा, कैसे सरकार के खिलाफ लोग जागरूक होंगे? हसमुख भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लोगों को सच समझना होगा, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता देश को आगे ले जा रहा है और कौन एडवर्टाइज करके अपने को भ्रमित कर रहा है, वो समझना होगा। और सबसे पहली जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी सच पब्लिक के सामने रखना पड़ेगा। झूठे नैरेटिव में मत पड़ के सच बताना होगा कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तब पब्लिक को समझ में आएगा। जी,
तो अब मीडिया कौन सा देखना है वो भी मुझे लग रहा है लोगों को अच्छी तरीके से ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो मीडिया है वो लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप उन चैनल्स को देखते हैं तो आप भी घोड़े की आंखों पर जैसे पट्टी बांध दी जाती है ना, वैसे हो जाएंगे। इसलिए आप आंख नाक कान सब कुछ खुला रखिए और हर तरीके की मीडिया को, हर तरह के मीडियम को देखिए और परखिए। आप पर्टिकुलर न्यूज चैनल ही देखते हैं या पर्टिकुलर अखबार ही पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप मैनिपुलेटिव हो जाए। आप अलग अलग चीजों को, अब हमारे पास सब कुछ फिंगर टिप पे है, सोशल मीडिया पर हर जगह हमारे पास अलग अलग अखबार पढ़ने का, अलग अलग चैनल देखने का प्रावधान है। देखिए तो आपकी आंखें नाक कान सब कुछ खुलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है देश में, सब कुछ आपको पता चलेगा। संदीप जी, चुनाव आएंगे 2-2.5 साल बाद, फिर एक बार विधानसभा चुनाव आएंगे, महानगर पालिका के चुनाव आएंगे 1 साल बाद। जनता को वोट देते वक्त संदीप भाई क्या सोचना होगा और क्या करना होगा कि हम 5 साल के लिए अच्छी सरकार, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर लाए? संदीप। पहले तो ये देखना होगा कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, 1 महीने 1 साल बाद आ रहा है जो महानगर पालिका इलेक्शन। तो उसमें ये देखना होगा कि हमारे कैंडिडेट कौन से हैं, वो पिछले 5 साल में हमसे कितने बार हमारे संपर्क में आए। जहां तक मुझे पता है तब तक कॉरपोरेटर का काम ये होता है, उसके पास एक सीमित एरिया होता है चारों के बीच में। जैसे हमारे गुजरात में एक महानगर पालिका में एक वार्ड में 4 कॉरपोरेटर होते हैं, तो उसका एक सीमित एरिया होता है कि जैसे मेरा निकोल है तो निकोल के 4 कॉर्पोरेटर हमसे कितनी बार मिलने आए, सोसाइटी वालों से कितनी बार पूछा गया कि आपके सोसाइटी के आगे कौन सा काम करवाना है। तो जो नहीं आया उसको वोट ही नहीं देने चाहिए। पिछली बार जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन गया तब मैंने बोर्ड लगे हुए देखे थे, हमारे मोदी दमदार, कमल का बटन 4 बार। अगर आपको कॉरपोरेशन में भी प्रधानमंत्री को बीच में डाल रहे हैं तो आप पूरी तरह से निष्फल हुए हैं, ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर विधानसभा आता है, तो विधानसभा में से हमें क्या करवाना है ये ध्यान में रख के हमें हमारा विधायक चुनना चाहिए। कॉरपोरेटर और विधानसभा दोनों अलग अलग हिसाब से देखना चाहिए, ये मेरा क्लियर मानना है। जी बिल्कुल, जब भी नगर पालिका या महानगर पालिका के चुनाव हो, जब भी विधानसभा के चुनाव हो और जब भी लोकसभा के चुनाव है, ये तीनों चुनाव अलग होते हैं और तीनों चुनाव में वोट करने का जो पैटर्न है, जो पैमाना है, वो भी अलग होता है, ये समझना होगा। आप हर चुनाव में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपकी सड़क टूट जाएगी या बनी बनाई सड़क को जब उधेड़ दिया जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने नहीं आने वाले हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव और होगा वो जब देखने आते हैं राउंड लगाने, तो अपने आप रोड बन जाते हैं। आपने भी देखा हुआ है, सब पब्लिक को भी पता है। फिर भी ये क्या बात हो गई कि सबने आंख पे वो पट्टी लगाई रखी हुई है कि सहन करते जाओ, इन सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना है क्योंकि हम हिंदू है। जी, तो जब सीएम, एचएम या पीएम आते हैं तो हमारे यहाँ सड़कें चमका दी जाती है, सड़क के किनारे सफाई हो जाती है, वहां पाउडर डीडीटी डाल दिया जाता है, यानी सब कुछ अच्छा पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाती है। और बाकी के समय में क्या हाल होते हैं वो आप जानती हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि नागरिकों को जागना पड़ेगा। एक तरीके की भक्ति में जो पूरा गुजरात राज्य कहीं ना कहीं पीछे, विकास की दौड़ में पीछे जा रहा है, वो लोगों को जागना होगा। और वो तभी होगा जब लोग सवाल पूछेंगे और अपनी उनकी जो हक है, उनके जो अधिकार है, वोट देने के बाद उन्हें जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो लोग अगर जागरूक होंगे तो ही ये सब कुछ संभव है। चलिए हसमुख भाई, कुछ जोड़ना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में? मैं मैडम, ये जो अपने संदीप भाई ने बताया, मैं उसके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। पहले तो वोट डालने से पहले अपने को सोचना चाहिए कि अपने को क्या सुविधा मिल रही है। जैसे शिक्षण है, आरोग्य है, रोजगारी है, ये मुद्दे पे तो सरकार कभी कुछ बोलती ही नहीं है। मेरे हिसाब से 30 साल से घाटोड़िया में कोई प्राइमरी स्कूल खुली नहीं है। अब मैडम 30 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो एक बच्चे का बाप बन गया होगा। एक आप देखो, एक कितना डिफरेंट है कि एक पूरी पीढ़ी चली गई प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में। जी। आरोग्य के नाम पे कार्ड निकाले जाते, अब तो कार्ड के नाम भी खत्म हो गए। वात्सल्य कार्ड, माँ कार्ड, प्रधानमंत्री कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब क्या है? डायरेक्ट हॉस्पिटल खोल दो, जिसको भी तकलीफ होगा वो जाएगा, डायरेक्ट ओपीडी में जाएगा, ऊपर एक्सरे करवाएगा, एमआरआई करेगा, ऑपरेशन होगा। ये सब जो पाया की सुविधा है, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा।
रोजगार के लिए भी देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कोई काम होता नहीं है, वो तो आदमी आ जाएगा कल नहीं आएगा। जो परमानेंट बैठेगा वही जवाब देगा आपको, क्योंकि उसकी जवाबदेही बनती है। जी, तो ये ये बहुत सब क्लियर है जी, तो बहुत ये क्लियर सब है सब कुछ। बोलिए हसमुख हाँ भाई। मैडम, ये सब देखना पड़ेगा। खाली धर्म के नाम पे वोट देके कोई मेरे हिसाब से ये जो अपने विधायक है, अपने जो कॉर्पोरेटर है, कोई पब्लिक जानती नहीं है। मोदी के नाम पे वोट दे देते हैं, फिर घर आके रोते हैं 5 साल बाद, कहीं गलत किया नहीं, काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हुआ। मोदी भी कहाँ संभालेगा, उसकी भी कोई लिमिट होती है ना मैडम। जी बिल्कुल, तो जी संदीप भाई कुछ कह रहे हैं आप? ऑडियो बंद है संदीप भाई। हाँ जी, बस मेरा यही कहना है कि आप जब वोट देने जाओ तो शिक्षण के नाम पे वोट देना चाहिए, सारी सुविधाओं के नाम पे वोट देना चाहिए। बाकी आप जानते ही है कि कॉरपोरेटर जो होता है वो 5 साल के लिए क्यों चुना जाता है, वो अपने घर बनने में लग जाते हैं। कोई भी पक्ष का हो, अब ये हालत ऐसा हो गया, लोगों के मन में एक बात डाल दी गई है कि आप वोट किसी को भी दोगे 2 या 3 महीने में वो हम भ्रष्टाचार से इकट्ठा किए गए हुए पैसों से हम उसे खरीद लेंगे। जी बिल्कुल, तो ये सब बहुत ये एक जो लोकशाही की हत्या हो रही है वो बहुत 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 घटिया काम है भाजपा का। जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोगों को समझना होगा। जैसे हसमुख भाई ने कहा तरह-तरह के कार्ड हम बाँट रहे हैं, वात्सल्य कार्ड, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड। आप हॉस्पिटल खोलिए ना अच्छी सुविधा दीजिए, अपने आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहमदाबाद की समस्याओं को हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैडम। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी समस्याएं आपके शहर की भी है। बीएनएम टीवी को आप रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात और ये अलग-अलग शहरों के मुद्दे 10 बजे देखते हैं। वैसे दिन भर आप अलग-अलग शहर जिलों की खबरें, देश दुनिया की खबरें भी बीएनएम टीवी पर देख सकते हैं। बीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि बीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर बीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए बीएनएम, जुड़े रहिए बीएनएम के साथ। नमस्कार।